एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदांशी लर्निंग। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके उत्तराखंड में इस समय डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपका शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन आपका, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा छात्रों का विश्वास, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टीचर के लिए क्या होता है, स्टूडेंट ही होता है। तो यहां पर स्टूडेंट से रिलेटेड आपका ऑप्शन ये वाला दिख रहा है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड देखिए, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ठीक है, आज की जो हमारी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो बालक के विकास के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या होगा कि विद्यार्थियों के प्रति जो है अध्यापक की सच्ची लगन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है, होता है समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक या हठी बालक। तो ये आपका क्या होगा, प्रतिभाशाली बालक, यानी एक गिफ्टेड चाइल्ड होगा जो हमेशा नई जानकारियों की खोज में लगा रहता है, नए सोर्सेज ढूंढता रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ तर्क वितर्क करता है। कहने का अर्थ है कि वो क्वेश्चंस करता है, ठीक है, पूछता है उनके बारे में, रीजनिंग देता है। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा छात्र केंद्रित। जो आज का एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप किसी भी चीज की बात कर लीजिए, आप चाहे टीचिंग मेथड की बात करिए, चाहे सिलेबस की बात करिए, सिलेबस या करिकुलम की बात करिए, या फिर आप शिक्षा प्रविधियों की बात कीजिए कि एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, किसी भी चीज की अगर आप बात करेंगे वो हमेशा क्या होगी, स्टूडेंट को सेंटर में रखकर डेवलप की जाएगी, यानी कि आपका छात्र हमेशा केंद्र में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो टीचर की एबिलिटीज और उसके आचरण यानी कि उसके व्यवहार, उसका बिहेवियर का सबसे अच्छा इवैल्यूएशन कौन कर सकता है, उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उनके शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो देखिए सभी पॉइंट्स हमें सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा का आज की शिक्षा जो है उसका उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो जब आप करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं तो क्या बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों के आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षा अनुसंधानों को, ए और बी दोनों। तो देखिए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय एक तो हमें एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों का पता होना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी नीड्स हैं, उनके इंटरेस्ट है, उनकी एबिलिटीज है, उसका भी पता होना चाहिए। तो यहां से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। 8th क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो प्रिंसिपल जो है उसको बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, तो वो छात्रों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेटिंग भी होना चाहिए, अध्यापकों का समानता का भाव रखता हो यानी सारे टीचर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे, इक्वालिटी रखे, कुशल प्रबंधक हो यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसको, जो मैनेजमेंट करना है स्कूल में वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यहां से हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, चाहे आप किसी भी चीज की बात कर लीजिए, टीचिंग मेथड, सिलेबस, करिकुलम, टीचिंग प्रविधियां, तो हमेशा क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए, डी ऑप्शन। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, तो बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए टीचर की, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापन होगा। ठीक है, यहाँ अध्यापन, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार या अध्यापन की धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर जो बेस्ट क्वालिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए वो है आपकी अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, टोटल डेडिकेशन होना चाहिए, कंप्लीट डेडिकेशन होना चाहिए एक टीचर का टुवर्ड्स टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह है। तो किसको आंसरेबल है एक टीचर, समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। तो देखिए टीचर आंसरेबल है टुवर्ड्स
सोसाइटी एंड स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेह है, और समाज के प्रति। ठीक है, तो छात्र तथा समाज आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। तो गांव में क्यों बच्चे स्कूल से भागते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की को लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकता है? तो यहाँ अगर जब समझ में नहीं आता तो हम एलिमिनेशन मेथड भी अपनाएंगे। छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चे खुद से थोड़ी ना बाल श्रमिक बनना चाहते, खुद से चाइल्ड लेबरिंग नहीं करना चाहते। वो छात्र हमेशा अध्यापक से डरे, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा छात्र अध्यापक से डरकर स्कूल से भागते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहां से हमारा ये सभी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। स्कूल का नीरस वातावरण जो है, यहां से हमारा सही ऑप्शन निकल के आता है। नेक्स्ट देखेंगे, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो एक टीचर की जो कैपेसिटी है काम करने की, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, क्या अच्छा वेतन देकर। तो यहां से आपका जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है आपका अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। अगर जो टीचर कार्य कर रहा है, अगर हम उसको प्रेज करेंगे तो हम उसकी कार्य क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टीचर और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें देखने को मिलती है आज भारत में, तो उसका मेन रीजन क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। तो देखिए यहाँ पर मुख्य कारण जो है वो ये है उद्देश्यहीन शिक्षा। जो शिक्षा दी जा रही है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है कि आप बच्चे को तैयार किस लिए कर रहे हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान कम दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम दी जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग कम दी जाती है। अल्टीमेटली क्या करना है, एक स्टूडेंट को पढ़ लिख कर अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि कल को वो अपनी आजीविका चला सके, ठीक है, अर्निंग कर सके। लेकिन हमारी जो आज की शिक्षा है उसके ऑब्जेक्टिव्स इस विषय में क्लियर नहीं है, तो ये मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? ठीक है, तो किस तरह का क्लासरूम लीडरशिप यहाँ पर बेस्ट माना जाएगा? प्रभुत्ववादी यानी ऑटोक्रेटिक, सभी का मिला जुला रूप यानी सबका मिक्स्ड फॉर्म, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, या प्रयोजनवादी, ठीक है, प्रैग्मेटिक होता है। तो यहां पर जो बेस्ट आपका लीडरशिप है वो होती है लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक भी कह सकते हैं आप इसे, डेमोक्रेटिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है, बच्चे भी क्वेश्चन पूछ सके, उन्हें सवाल पूछने का अधिकार होता है, उन्हें क्रिटिसाइज करने का अधिकार होता है। ये लोकतांत्रिक प्रणाली जो है बेस्ट आपका क्लास लीडरशिप होती है। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए पीटीएम की अगर हम बात करें, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो आपका होता है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत कहां पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, कॉलेजों में। तो देखिए वैसे तो हर लेवल पे जरूरत पड़ती ही है, लेकिन अगर फिर भी हम बहुत सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां पड़ती है इसकी बात करें तो प्राइमरी लेवल पर। बच्चे छोटे होते हैं, यहाँ पर टीचर्स का पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सही जानकारी मिल सके कि बच्चा ठीक से पढ़ाई लिखाई कर रहा है या नहीं, या उसे कोई समस्या तो नहीं आ रही। तो प्राइमरी लेवल पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। तो प्रिंसिपल की क्या एक्सपेक्टेशन होती है अपने टीचर से? समर्पण एवं निष्ठा, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, या ये सभी? तो इन सभी की एक्सपेक्टेशन होगी प्रिंसिपल को एक टीचर से। टीचर डेडिकेटेड होना चाहिए, रूल्स को फॉलो करे, और साथ ही साथ योग्यता और ज्ञान होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। तो पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन होती है टीचर से? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों। तो देखिए निष्पक्ष व्यवहार यानी टीचर किसी के साथ पक्षपात ना करे, टीचर की नजरों में सारे स्टूडेंट्स इक्वल हो, साथ ही सहानुभूति रखे, प्रेम रखे वो बच्चों से। तो ये दोनों ही चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, तो ए और बी दोनों आएगा। फिर है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज या जो प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में, उसमें भाग लेने से आपकी ये सभी चीजें होती हैं। आपको लर्निंग का अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, व्यक्तित्व का विकास होता है, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलेंगे, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। तो बच्चों को आपको कोई भी टॉपिक अगर अच्छी तरह समझाना है, इजीली समझाना है, तो कौन सा गुण एक टीचर के अंदर होना चाहिए? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सहृदयता। तो देखिए सभी पॉइंट्स यहाँ सही लग रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों को कोई टॉपिक आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में समझाना है कि बच्चा अच्छी तरह से समझ सके, तो टीचर के अंदर क्या होना चाहिए? प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसको टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। नेक्स्ट पे चलेंगे,
एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, उनके अंदर लीडरशिप की एक क्वालिटी जो है वो इसमें जनरेट होती है अगर स्टूडेंट काउंसिल्स बनाई जाए तो। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज है, या फिर बच्चे दूरदर्शन पे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, या फिर गाइड पुस्तकों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ये सब तो नहीं है, इसमें शिक्षक छात्र जो है उसका विषम अनुपात यानी स्टूडेंट टीचर का जो रेशो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सही नहीं है, ये रीजन है। ठीक है, एक एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और एक ही टीचर पर उनकी जिम्मेदारी है। फिर देखिए, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। तो अगर एक ही तरह की समस्या जो है बच्चे लेकर आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले उन्हें ग्रुप करेंगे और एक ग्रुप में फिर उनको समझाएंगे। एक ही तरह की समस्या है तो उसका समाधान कैसे होगा तो बच्चों को समझाएंगे आप। तो सामूहिक ढंग से, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। ठीक है, वक्ता। तो देखिए, आवश्यक नहीं मानते, नहीं हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो इसमें से देखिए, उत्तम वक्ता हो ये सही है, सृजनशीलता हो, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये भी सही है, विषय को रोचक बना तो ये भी सही है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभावी अध्यापक हमेशा सिर्फ दंड देने वाला हो। नेक्स्ट देखेंगे, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है? श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से या जोर से बोलकर। तो प्रभावी संप्रेषण तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसका लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप बात करेंगे ना, जिसके साथ बैठते हो उससे उसी के जैसी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो श्रोता के स्तर को जानकर। नेक्स्ट है आपका, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो बिल्कुल पहला तो है कि हमारा हाँ ही ऑप्शन सही है। ठीक है, नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि अभिभावकों को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए बच्चों के होमवर्क कराने में। तो हाँ में भी अब आपके ये दो ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें से भी पॉजिटिव ऑप्शन आपका क्या निकल के आएगा? डी ऑप्शन, कि यहां पर अगर बच्चे पेरेंट्स भी अगर सहायता करते हैं गृह कार्य करवाने में तो उन्हें बच्चों की प्रगति का पता चल जाता है। ठीक है, प्रोग्रेस कितनी कर रहे हैं बच्चे, इसका अंदाजा हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो देखिए 8%, 10%, 6%, 12%। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो लक्ष्य रखा गया है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाए, तो वह आपका 6%। ठीक है, जो पहली शिक्षा नीति बनी थी उसमें भी यही एम रखा गया था और आज की जो शिक्षा नीति है उसमें भी यही एम रखा गया है, क्योंकि अभी तक ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011 या 1 अप्रैल 2012। तो ये आपका सही ऑप्शन यहां पर है, आपका आरटीई लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट देखेंगे, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, निःशक्त बालक जो है आपके, जिन बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके लिए अगर विशेष तरह का प्रावधान करना है कि उन्हें किस तरह से शिक्षा दी जाए, तो आप किसके द्वारा करेंगे? समावेशित शिक्षा द्वारा। देखिए, आज की जो एजुकेशन है समावेशी शिक्षा को ही ज्यादा फॉलो किया जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में आप क्या करते हैं, आप बच्चों को, चाहे उनकी स्पेशल नीड्स भी हैं, उन्हें आप जनरल जो सामान्य कक्षा होती है उसी में बिठाएंगे, वहीं पर आप उनको उन्हीं सामान्य बच्चों के साथ लेकर चलेंगे, उन्हीं के साथ बिठाकर पढ़ाएंगे। पर आप अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज में, यानी आपके जो स्कूल में आपको कुछ चेंजेस अगर बच्चों के लिए करने पड़े तो वो आप जरूर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्ची है जो ठीक से देख नहीं पाती है, आपने उसे सामान्य कक्षा में ही बिठाया है, आप क्या कर रहे हो उस कक्षा में, अगर आपको कोई चैप्टर कराना है, आपने सभी बच्चों से कहा अपनी बुक में ये चैप्टर रीड करो, लेकिन जो बच्ची ठीक से देख नहीं सकती, आप उसको क्या प्रोवाइड कर देंगे? ऑडियो बुक प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि वो बच्ची क्लास के साथ साथ ही चल सके। इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिक विभिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये है आपकी व्यक्तिक विभिन्नता। अलग अलग
हमारी लर्निंग एबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सीमा जल्दी याद कर लेती है कि लीना को टाइम लगता है, तो अधिगम में हमें विभिन्नता नजर आ रही है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो ये पहला मॉक टेस्ट था हमारा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का। आई होप आपको यूजफुल लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।